12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की तारीख का वो नाकाबिले फरामोश दिन है जब मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर करके उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को पाक अफवाज का सिपह सलार मुकर्रर किया। मगर चंद ही घंटों बाद जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों ने बगावत करके खुद नवाज हुकूमत का खात्मा कर दिया। I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. आज से 14 साल कबल 12 अक्टूबर की शाम इस शहर और मुल्क में हुकूमत में आना तो दूर की बात, नवाज शरीफ और उनके साथियों की जिंदगी और मौत के बारे में भी कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। मगर फिर हालात बदले और आज 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथी तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। यकीनन कुदरत का कारखाना ऐसी ही अनहोनियों से भरा पड़ा है। 12 अक्टूबर 1999 की शाम वज़ीर आज़म हाउस के हालात क्या थे? क्या इस वाक़े से बचा जा सकता था? और सबसे बढ़कर यह कि आज जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अहम तरीन तकर्रियां करने जा रहे हैं तो क्या माजी के तजुर्बात उनके लिए मददगार साबित होंगे या नहीं? आज हम इसकी तलाश करेंगे। बारह अक्टूबर 1999 के फौजी शब-खून में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जिन साथियों को वज़ीर आज़म हाउस में गिरफ्तार किया गया उनमें एक नाम नज़ीर नाजी साहब का भी है। उनसे पूछते हैं कि वो 17 दिन जो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बतौर कैदी गुजारे, उस वक्त वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह देखते थे, और जब उन्हें नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी के फैसले के बारे में आगाह किया तो उनका रद्द अमल क्या था। पैगाम आया कि आप सुबह 9 साढ़े 9 PM हाउस आ जाए। डेस्टिनेशन का पता नहीं था कहाँ जाना है। बहरहाल वहाँ से हम जहाज़ में बैठे तो पता चला मुल्तान जा रहे हैं। मुझे जाते हुए मियाँ साहब ने कहा कि आप जहाज़ के अंदर बैठें और आपके साथ हुसैन नवाज और परवेज़ रशीद होंगे। जहाज़ खाली करा लिया गया, जो लोग थे बाकी भी वो भी निकाल दिए गए। PIA का एक बंदा जो ज़ाहिर है इनकी ट्रस्ट का होगा उसे सर्विस के लिए अंदर छोड़ दिया गया। उसके बाद हुसैन नवाज ने एक बैग निकाला और उसमें से एक लिखी हुई तकरीर निकाली और उन्होंने कहा कि अब इस पर आप एड्रेस टू द नेशन का स्क्रिप्ट बना दें। तो मैंने खैर पढ़ने के बाद उसमें कोई वाज़ेह बात नहीं थी, लेकिन एक प्रियम्बल था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये क्या करने वाले हैं। साफ जाहिर था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस करने का ऐलान करने वाले थे, जो आखिर में जाके लिखा जाना था। तो मैंने बोलना शुरू किया तो परवेज़ रशीद से ज़रा उस रफ्तार से लिख नहीं पा रहे थे जिस रफ्तार से मैं बोल रहा था। तो हुसैन नवाज तेज़ रफ्तार लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा मुझे दीजिए कागज़, मैं लिखता हूँ। तो मैंने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता ही मैं डिक्टेट कराता हूँ। तो हुसैन ने लिखना शुरू किया और जहाँ तक वो तकरीर थी वहाँ तक मैंने लिखा, क्योंकि उसका ऑपरेटिव पार्ट उसमें नहीं था जो आखिरी होता है। इतनी देर में लोग वापस आ गए तो हमने जल्दी जल्दी वो सब कुछ बंद किया। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि शुरू में जब हम वो हुए
लिखना शुरू हुए तो हुसैन नवाज़ ने मुझे कहा, जो मेरे लिए खिलाफ तवक्को था, कि अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए। वो मोबाइल उसने देखे जहाज़ में, पता नहीं मैं मोबाइल से क्या करता बाहर, और उन्होंने लेके जहाज़ के ऊपर वो जो होता है सामान रखने का, उसमें ऑफ़ करके बंद रख दिया। वहाँ जाके जब हमने लैंड किया तो मैं चूँकि सुबह से तुम लोगों से मेरा रब्ता नहीं था, तो मैंने वापस आते हुए अपना फ़ोन मांग लिया। तो हुसैन नवाज़ साहब ने फ़ोन तो दे दिया, बाद में उसकी उन्होंने कहानी बहुत बड़ी बनाई कि पता नहीं नज़ीर नाजी ने को फ़ोन करके को करा दिया। अरे कोई इस तरह होते नहीं है, बच्चा है, अपनी तरफ से उसने क़यास आराई कर ली मासूम सी, लेकिन को पहले प्लान हो चुका था। और ये सबको मालूम है, किताबें छप चुकी हैं अब तो। अब मैंने तकरीर जो लिखी थी वो टाइप कराना शुरू की, इसको लिखा, और साथ ही हुसैन नवाज़ कह रहे इसका इंग्लिश वर्जन ही मैं लिखूँगा। अब मैं जो पेज टाइप कराता था वो हुसैन को देता था, हुसैन साहब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे वहीं बैठे हुए। तो ये सिलसिला भी चल रहा था। हमें इतला मिली कि बाहर फ़ौज आ गई है। जैसे ही पता चला फ़ौज आ गई तो कुछ लोग जो बाद में बड़े बड़े बहादुरी के मुजाहरे करते रहे या दावे करते रहे, उनको जिस तरह भागते हुए मैंने देखा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की खबर उस वक्त के चेयरमैन पीटीवी परवेज रशीद ने सरकारी टेलीविजन पर नशर करवाई थी, जिसके कुछ ही देर बाद फौज ने टेलीविजन की इमारत को भी अपने कब्जे में ले लिया। परवेज रशीद से पूछते हैं कि क्या 14 साल कबल वो इस बात का तसव्वुर कर सकते थे कि एक 12 अक्टूबर फिर आएगा जब वो ना सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन होंगे बल्कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात भी होंगे। सब पहली तो दुआ ये करनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को कभी भी, और पाकिस्तान टेलीविज़न को भी, और पाकिस्तान के बाकी इदारों को, पार्लियामेंट को, अदलिया को, पाकिस्तान की सारी सोसाइटी को दोबारा 12 अक्टूबर कभी ना देखना पड़े। और जो मुल्क हमने एक कानूनी जमहूरी जद्दोजहद से हासिल किया पाकिस्तान, वो एक जमहूरी रास्ते पर ही चलता रहे, आइनी रास्ते पर चलता रहे। आपको पहली दफ़ा ये कब पता चला कि फ़ौजी ट्रूप्स हरकत में आ चुके हैं? ये खबर चलने से पहले या बाद में? जब वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी कर दी और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त थे उनको रिटायर्ड कर दिया, तो उसके कोई 25-30 मिनट के बाद मुझे टेलीफोन मौसूल हुआ वज़ीर आज़म हाउस में कि कुछ हजरात जो हैं वो टेलीविज़न के दफ्तर में तशरीफ़ लाए हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस खबर को दोबारा ना चलने दिया जाए। तो मैं फिर वहाँ गया और मैंने। अच्छा, ये खबर जो चली है ये आप वज़ीर आज़म हाउस में थे और ख़बर पीटीवी में चली, या आप पीटीवी में थे जब ये खबर चली? नहीं, खबर तो 5 बजे टेलीविज़न कॉरपोरेशन से चल गई। खबर चलने के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मुझे इतला मिली कि कुछ लोग टेलीविज़न के दफ्तर में आए हैं और वह ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस खबर को दोबारा ना चलाया जाए। फिर मैं वहाँ पे गया और मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई आप इस खबर को रोकने वाले कौन है, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है तो नहीं है कि आप ये फ़ैसला करेंगे कि कौन सी खबर चलनी है और कौन सी खबर नहीं चलनी है? तो वज़ीर आज़म के फ़ैसले हैं और जो वज़ीर आज़म फ़ैसला करेंगे उसकी खबर तो चलेगी, और ये मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है खबरों को चलाना। ज़ाहिर है कि वो 2-3 थे चूँकि, और उनके पास तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर कुछ देर बाद उनके बाकी साथी जो थे वो मदद को आगे, जो आप टेलीविज़न पर अमूमन देखते हैं दीवारें फलांगते हुए लोग टेलीविज़न के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मैं अकेला था, नहत्ता था, वो बहुत ज़्यादा थे और बंदूकों के साथ, असले के साथ थे। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ ज़रूर है। पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन ऑफ हो गई, टेलीविज़न पे कुछ नहीं चल रहा था, उन्होंने तमाम स्टेशन जो थे उन्हें ऑफ़ कर दिया, और एक जैसे किसी धावा बोल कर किसी पर कब्ज़ा किया जाता है, इस तरह धावा बोल कर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया बंदूक के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर।
12 अक्टूबर 1999 के बारे में जिन लोगों ने सबसे पहले प्रिडिक्शन की, हामिद मीर का नाम उनमें शामिल है। वो अपने कॉलम्स और एक सरकारी टीवी के प्रोग्राम में बार बार ये बात कर चुके थे, लिख चुके थे कि नवाज हुकूमत के खात्मे के दिन करीब हैं, और यही वजह थी कि वो नवाज हुकूमत के शदीद गुस्से का शिकार थे। और इस गुस्से की वजह से 12 अक्टूबर 1999 की शाम यही वक्त था जब वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, जब रास्ते में उन्हें टेलीफोन पर यह इत्तला मिली कि पाकिस्तानी फौज के ट्रूप्स हरकत में आ चुके। जनवरी 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, रमज़ान का महीना था, मुझे और ज़ियाउद्दीन साहब को और कुछ 2-3 और जर्नलिस्ट थे, हमें उन्होंने बुलाया आर्मी मेस रावलपिंडी में। वहाँ पे जनरल अजीज़ भी थे, जनरल एहसान भी थे। हमें उन्होंने ब्रीफ़ किया उनका आइडिया कारगिल में वो क्या करना चाहते हैं। मुझे अभी तक याद है कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे ये कहा कि आस्क चीफ एग्जीक्यूटिव टू गिव अस 3 days एंड वी विल लिबरेट कश्मीर इन जस्ट 3 days, जिस पे ज़ियाउद्दीन साहब ने उनसे इख्तलाफ किया और बड़ी तलखी होगी हमारी वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और अल्टीमेटली मैं कन्विंस हो गया कि वाकई यार ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहा है 3 दिन में कश्मीर आज़ाद हो सकता है, तो उसको 3 दिन मिल जाने चाहिए। तो ज़ियाउद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, ये तो कभी भी नहीं कर सकते, आपने हमेशा अपनी कौम को फतह किया, आप इंडिया को फतह नहीं कर सकते, आप कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। हमें जनवरी 1999 में अंदाज़ा हो गया था कि मामलात ख़राब हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब के अज़ाइम ख़तरनाक हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद ही फरवरी 1999 में वाजपेयी साहब आए, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उनको लाहौर में सलूट नहीं किया। और उस वक्त कुछ फोर्सेस जो हैं उन्होंने बड़ी मुखालफत की वाजपेयी के दौरे लाहौर की, तो साफ नज़र आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर कारगिल ऑपरेशन शुरू हो गया और हुकूमत के और फ़ौज के इख्तिलाफात खुल के सामने आ गए। चौदह साल कबल राय रियाज वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रेस सेक्रेटरी थे। फौजी ट्रूप्स की मूवमेंट के बाद उन्हें वजीर आजम हाउस से बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आ गए। उनसे पूछते हैं कि फौजी ट्रूप्स की नकलो हरकत के साथ ही वफादारियों का दम भरने वाले किस तरह एक एक करके वहां से गायब हुए। कुछ खिचड़ी काफ़ी दिनों से पक रही थी और काफ़ी दिनों से एक बड़ा पुरअसरार सा और बड़ा टेंस सा माहौल था। 26 सितंबर 99 को रोज़नामा में ये ख़बर छपी कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और हम भी देख रहे थे ये 12 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले से हम देख रहे थे कि जहाँ सूबेदार मेजर खड़ा होता था वहाँ कप्तान खड़ा कर दिया गया था, और जहाँ पे कप्तान खड़ा होता था वहाँ पे मेजर खड़ा कर दिया गया था, और जहाँ पे 2 फौजी होते थे वहाँ पे 6 खड़े कर दिए गए थे। तो कुछ हालात कुछ इस तरह इसी डगर पे ही चल रहे थे। तो 12 अक्टूबर को एग्जैक्टली मियाँ साहब शुजाबाद गए हुए थे। वो तकरीबन 2:55 पे उन्होंने चकलाला एयरबेस पे लैंड किया शुजाबाद से वापसी पे, और मेरी उनकी वहाँ पे मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म साहब आए वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन को बुला के उनके ऑर्डर्स किए, उनको आर्मी चीफ बनाया, और ये कोई 3-4-5 बजे के दरमियान ये सब कुछ हो रहा था। जनरल ज़ियाउद्दीन आर्मी चीफ बन गए, और फिर उसके बाद ये जैसे ही जनरल ज़ियाउद्दीन ने चार्ज संभाला और 5 बजे के ख़बरनामे में पाकिस्तान टेलीविज़न पे ये ख़बर आई, तो उसके बाद हमें दोस्तों ने इधर उधर से, जर्नलिस्टों ने, दोस्तों ने फ़ोन करके बताना शुरू कर दिया कि फ़ौज आ रही है, फ़ौज आ रही है, फ़ौज आ गई है। 12 अक्टूबर को जो आपका कालम छपा था, आपने उसमें जनरल ज़ियाउद्दीन बट की अहलियत के हवाले से कुछ सवाल उठाए, और उसी दिन इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, और उसके बाद जो हुआ तारीख का हिस्सा है। मेरा ये ख्याल था कि ISI के जो इस वक्त चीफ हैं ज़ियाउद्दीन बट साहब, ये इनकम्पिटेंट हैं।
और इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये मैंने उस दिन लिखा था। तो उस दिन सैफुर-रहमान साहब मेरे से बहुत नाराज़ थे और उनकी नाराज़गी और कुछ दीगर हलकों की नाराज़गी के बारे में मुझे मेरे बुज़ुर्ग जनाब नज़ीर नाजी साहब ने सुबह सुबह फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हालात ख़राब हो सकते हैं तो तुम फ़लाँ लोगों को जाके मिल लो। मैं अब उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं उस दिन 2-3 लोगों को जाके मिला, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ये मेरी एक राय है, आप इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। लेकिन उस दिन हुकूमत बहुत गुस्से में थी और हुकूमत के लोग मुझे कह रहे थे कि तुमने DGISI पे तनकीद किया है तो कल आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमसे। तो ढाई बजे दोपहर को मैंने एक दोस्त से उधार पैसे लेके अपनी दुबई की टिकट ख़रीद ली थी। मैं पाकिस्तान से भाग रहा था उस दिन, क्योंकि मुझे ये पता चला कि कल तक मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा और टैक्सों के मामला में मुझे अंदर बाहर कर देंगे, कुछ हो जाएगा मेरे साथ। और नज़ीर नाजी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे उस दिन और उनके साथ मेरा बार बार रब्ता होता था और नाजी साहब मुझे समझा रहे थे कि मुंडिया को जिग जैग बना के निकल जा बिचो, और मेरी एक्चुअली वो हेल्प कर रहे थे, तो इसलिए वो मेरी बार बार खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। लेकिन 3:30-4 बजे के करीब मुझे पता चला कि हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। तो मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब मुझे पता चला तो मैं गाड़ी घुमा के वापस आया और तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जब मैंने नाजी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हूँ, सुबह से मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था, अब ज़रा ख्याल रखना मेरी खैरियत दरियाफ्त करते रहना कि कुछ होने वाला है। मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कुछ फ़ौजी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस गए हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर मेरा उनसे रब्ता मुनक़ते हो गया और फिर मैं PTV हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा था जब फ़ौज आई, ट्रक से वो फ़ौजी उतरे, उनमें कुछ सिविल कपड़ों में थे, वो टॉप के अंदर गए और फिर अंदर जाकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद कू हो गया। मियाँ साहब ने हमें कहा कि हम उधर आ चुके थे अपना कंप्यूटर छोड़ के। मियाँ साहब का जो रेजिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर का हिस्सा था तो सब वहीं बैठे हुए थे, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे। तो प्राइम मिनिस्टर अभी उसमें अपने बेडरूम में थे, वहाँ से निकले, वो हाथ में टावल मुँह साफ करते हुए, तो कहने लगे क्या सूरत है? तो मैं और सईद मेहदी देख कर आए थे बाहर टैंक आते हुए, तो हमने बताया कि जी वो टैंक तो आ गए। मियाँ साहब सीधे सोफे पर आए, यूं करके बैठे, अच्छा अब वो खुद देखेंगे। तो उस वक्त पता नहीं उनका क्या मतलब था, लेकिन आज वो खुद देख रहे हैं बैठे हुए अपने फार्म हाउस में। मैं अगेंस्ट माई ओन विल, क्योंकि मुझे समझ आ रही थी कि अभी जाने का कोई एडवांटेज नहीं है, आर्मी हैज़ टेकन ओवर। बहरहाल मैं TV स्टेशन गया, मेरी अपनी स्टाफ कार भी बाहर नहीं खड़ी थी, बल्कि मैंने पुलिस की गाड़ी में बैठ के गया। वहाँ आर्मी वाज ऑल ओवर, कोई 10-12 इनके जवान मुझे नज़र आए और जो TV स्टेशन का ट्रांसमिशन वाला फ्लोर है वहाँ एक मेजर साहब भी थे। उनको जाके मैंने बताया कि जी ये है। उन्होंने क्योंकि मेरी बात नहीं मानी और मुझे लगा कि उन्होंने अपने स्टेन गन या MP ये जो राइफ़ल होती है छोटी, इसको उन्होंने हाथ लगाया। साथ उनके एक हवलदार खड़ा था, उसने भी अपनी वेपन को नीचे किया फायरिंग की पोजीशन में, और मेरे कानों की साइड से, आँखों की साइड से मैं देख रहा था कि कुछ 3-4 जवान वो भी अपने वेपन को सीधा कर रहे थे। तो इस सूरत हाल में मेरी सिक्स सेंस ने यही कहा मुझे कि ये दे आर गोइंग टू शूट मी, दे आर गोइंग टू किल मी, प्रॉब्लम यही उनके ऑर्डर्स थे। तो मेरे साथ जो पुलिस का था सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, उसने शलवार कमीज़ और ब्लू रंग की वास्केट पहनी हुई थी। उसकी वास्केट की लेफ़्ट जेब में पिस्टल था उसका, जो मुझे जाने से पहले मैंने उसे पता किया था। बहरहाल जब मुझे फीलिंग हुई कि ये वेपन मुझ पर निकालने लगे हैं, मैंने वो पिस्टल निकाला उसकी वास्केट से, फौरी तौर पे उसको पॉइंट आउट किया मैंने मेजर साहब की तरफ। मुझे उस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि उसमें वेपन में एमुनिशन है या कि वो सेफ पे है, किस पे है। मकसद तो फायर करना नहीं था, मकसद था एक शो ऑफ फोर्स का, एक ब्रो बीटिंग का था। तो उस पे मैंने उनको दिखा के मेरे साहब को उनका मैंने वेपन ले लिया और उनको साथ कमरे में मैंने कहा बैठे हैं, डोंट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इन एनी केस मैंने उसको यही बताया कि मुझे नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन और प्राइम मिनिस्टर के मैं ऑर्डर्स पे यहाँ आया हूँ।
ये ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं, ये उस दौरान कोशिश कर रहे थे राब्तों की फ़ौज में मुख्तलिफ ऑफिसर्स से? वो टेलीफोन के ऊपर मुख्तलिफ जर्नैलों से, जिनको मैं तो ज़्यादा को नहीं जानता था, वो उनसे राब्ते कर रहे थे। उनकी कुछ सुन रहा था बात? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। एक जनरल शायद जनरल अकरम थे, वो आ गए थे उनके बुलाने पे मंगला से। अब ये बताइए कि 9 बजे फिर क्या हुआ? अब आप वहाँ मौजूद हैं। अनीक साहब, मैंने बड़ा अजीब तमाशा देखा कि वो लोग जो बहुत अहम पोजीशनों पे थे, जब ये उनको पता चला कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जाने वाली है और फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है, तो बड़ी खूबसूरती से वज़ीर आज़म हाउस से वो खिसक गए और कई वज़ीर और कई अहम शख्सियात वहाँ से चली गई। वहाँ पे पर्सनल स्टाफ के कुछ लोग हम रह गए थे और मैं भी उस वक्त बाहर आया और मैं घर आया और आके अपनी बेगम को बताया। मेरा घर वज़ीर आज़म हाउस के करीब ही था, तो मैंने 5 मिनट के डिस्टेंस पे, तो मैंने आके बेगम को बताया कि अब फ़ौज आने वाली है, तो हो सकता है मुझे देर हो जाए। कोई 6 बजे के करीब वापस आ गए। 7 बजे तक लोग वज़ीर आज़म हाउस से आ जा रहे थे और जब जनरल महमूद अंदर दाखिल हुए वज़ीर आज़म के ड्राइंग रूम में, जो पिछली तरफ रेजिडेंशियल एरिया में है, तो उस वक्त वज़ीर आज़म UAE के शेख से टेलीफोन पर बात कर रहे थे। तो पहला जुमला जो जनरल महमूद ने बोला, वो उसने कहा कि सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू टॉक ऑन टेलीफोन। तो वज़ीर आज़म साहब बड़े कंपोज रहे, बड़े कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने उसके जनरल को कहा बेटर यू नॉट, और उसके बाद उन्होंने आराम से अपनी गुफ्तगू UAE के शेख के साथ टेलीफोन पे ख़त्म की और गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद फिर जनरल महमूद ने उनसे बात करने की कोशिश की। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं, वो जो बंदूकें लेके खड़े हुए थे, उन्होंने कहा इनकी मौजूदगी में मैं बात नहीं करूँगा। फिर जनरल महमूद ने उन कमांडोज़ को जिन्होंने बंदूकें तानी हुई थी मुंतखब वज़ीर आज़म पे, वो उनको हटाया और उसके बाद उसने कोशिश की कि नवाज़ शरीफ साहब अपने इस्तीफ़े पे दस्तखत कर दें, जिसका नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया और खेल मेरा ख्याल में चंद मिनटों में फिर ख़त्म हो गया। फिर जो फौज आई है वो फिर अंदर जब आए, दैट वाज द मोमेंट। मैंने तो खैर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मुझे मालूम है कि जब इस तरह का कू होता है तो उसमें अगर कोई एक्शन होना हो तो पहले 30 सेकंड में हो जाता है, अगर ना हो तो फिर रिलैक्स हो जाना चाहिए। हर एक तो ये बात नहीं जानता था, ज़ाहिर है। जब वो अंदर आए, ये जो 111 ब्रिगेड के, खुदा जाने वो इस तरह ही उनकी शक्लें बनाई गई होती, बड़ी बड़ी उनकी खौफनाक दाढ़ियाँ, सुर्ख उनकी आँखें, और यूँ उन्होंने गन्स रखी हुई, और जैसे मैं बैठा था मिलिट्री सेक्रेटरी के कमरे में, इसी तरह आगे भी गए थक थक करते हुए, उसी कॉरिडोर से गुजरते हुए। हमारे यहाँ जो आए गेट के ऊपर 2 खड़े हो गए और उन्होंने एम कर लिया मुझे, मिलिट्री सेक्रेटरी को, 2-3 और आदमी थे। तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे वो उसकी पीटी वाली वारदात करके आ गए थे। वो मेरा ख्याल है शायद ब्रिगेडियर जावेद खुद ही बता दें वो थे। तो उस वक्त वापस आ चुके थे और सबसे पहले जो बंदा अंदर आया वो मेजर था, जिसको उन्होंने डांटा था वहाँ PTV पे, और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था उनके साथ। सब समझे कि हम गए। जैसे 30 सेकंड गुजरे, मैं तो रिलैक्स हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं। वो काफ़ी देर तक सोचते रहे कि हम गए। तो उन्होंने मौत के खौफ का जो लम्हा था अपने आप को तब्दील कर लिया बिला वजह। ज़ाहिर है हम सब जितने थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस वक्त, वो उस लॉबी में जाए खड़े हो गए। तो फिर देखा कि मियाँ साहब को लेके जनरल घेरे में लेके जा रहे हैं, तो वो बैक साइड का पोर्च है, जिस तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आगे, उस तरफ, और मियाँ साहब का पुश भी कर रहे थे, नॉट वेरी बोल्डली, लेकिन यूं कर रहे थे वो तेज़ चलाने के लिए। उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठा के ले गए, हमें कुछ उसका पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन हुसैन हमारे साथ रह गए थे। वहाँ हमें 3 हफ्ते रहना पड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लेकिन कहने को तो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, लेकिन इस तरह की जेल शायद बाकायदा जो जेलें होती हैं वहाँ भी ना हो। रीज़न भी कि हम 3 हफ्ते जो रहे, उन 3 हफ्तों में ना हमें को पलंग मिला, 2 ड्राइंग रूम थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के,
एक जहाँ पर विजिटर इंतज़ार किया करते थे, एक जहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। वहाँ कुर्सियाँ थीं, 2-4 सोफ़े थे और हम कोई 40 के करीब लोग थे। उसके बाद उस दिन आपका राब्ता वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो सका फ़ोन पे, या आपको बस कैद कर लिया गया था? नहीं, बस उसके बाद तो फिर राब्ता नहीं हो सका। फिर तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अपनी तहवील में ले लिया और उनको भी ले जाके कहीं बंद कर दिया, मुझे भी ले गए कहीं, मुझे भी ले जाके कहीं बंद कर दिया। और वो जो खिसक रहे थे सारे के सारे, वो मज़े में हैं अपने, वो फिर ओहदों पे हैं, फिर वज़ीर हैं, फिर सफ़ीर हैं, फिर मुशीर हैं, फिर वो तो कामयाब लोग होते हैं ना, जो ऐसे मौके पे जो जिनको पता होता है कि हवा का रुख किधर का है और हमने किधर को जाना है। नाम लेंगे? नहीं, ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है, क्योंकि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ में था, लेकिन बड़े बड़े नाम हैं उसमें, बड़े बड़े नाम हैं। मतलब एक नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जी अब फौज आने वाली है तो आप में से जो जाना चाहे चला जाए। एक अफसर ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब 7 मुहर्रम की रात थी, इमाम हुसैन पर बड़ा कड़ा वक़्त था, इमाम आली मकाम ने अपने जानिसारों को इकट्ठा किया और दिए बुझा दिए और कहा जो जाना चाहे चला जाए। तो जब दिए जलाए गए तो 72 के 72 जानिसार मौजूद थे, कोई भी नहीं गया। तो आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, और वो अफसर ये बात कहानी सुना के खुद उठ के चला गया। इस्लामाबाद में आपको पता है अक्टूबर आए तो थोड़ी बहुत खुनकी भी हो जाती है। तो वो जो 21 दिन गुजारे वो बहुत, मैंने जेल भी काटी है और बड़ी तकलीफ से जेल काटी। मुझे उखड़े हुए फर्श वाले कोठरी में डाल दिया गया था, मगर उससे ज़्यादा तकलीफ दे वो था प्राइम मिनिस्टर हाउस का कैद खाना, क्योंकि ना हमें पलंग मिलते थे, ना हमें सोने के लिए कुछ होता था, ना हम नहाने क्या कुछ कर सकते थे। सिर्फ विजिटर्स के लिए जो एक बने हुए थे ना बाथरूम, 2-4 उसमें बेसन बने हुए हैं, 2-4 WC की जगह है, वही हमारा गुस्ल खाना था, वही हमारा सब कुछ था। तो नहाने को भी जी चाहता था 2-4 दिन के बाद, तो जाहिर है तो हम वही जो होता है मुस्लिम शावर, बाथरूम में बैठ के उसके साथ नहाते थे, पानी उसका ठंडा होता था। तो बड़ा मतलब मुश्किल का नहाना होता था, लेकिन लेटने को जगह नहीं मिलती थी। कोई कारपेट पे लेट जाता था, कोई सोफे पे जाता था। उस पूरे क्राउड में एक खातून थी, वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की थी, मुबशरा बाजवा। अब तो बहुत बड़ी अफसर हो गई होगी, उस वक्त भी अफसर थी। खैर उस खातून ने जी सोफे पे बैठ बैठ के कोई चूँकि सरकारी लोगों को जल्दी बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन 5-6 दिन वो हमारे साथ रही, दिन रात। इतनी बहादुर खातून मैंने नहीं देखी। उसने क्या मजारे थकन चेहरे पे जाहिर की हो, क्या मजारे वो हमारी तरह सोफे पे लेटी हो, उसे कारपेट पे लेटी हो, सोफे पे बैठी, सोफे पर ही उसने 6-7 दिन गुजार दी। अच्छा, 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात और वो सारा वक्त, उस वक्त आपके प्राइम कंसर्न्स क्या थे? यानी उस वक्त तो आपको ये था कि आप मतलब कोई कत्ल गारत का भी कोई खदशा था? नहीं, कत्ल गारत गरी इसलिए नहीं मुमकिन कि हम तो सिविलियन लोग हैं ना, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं होता, ना हम हथियार चलाते हैं, ना कभी हमने हथियार की ज़ुबान में गुफ्तगू की है। हम तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़, जो हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, और वो तो पाकिस्तान में ये काम तो हमेशा यकतरफ़ा ही हुआ है, और उस पर बड़ा फ़ख्र किया जाता है जी कि बग़ैर गोली चलाए हमने पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। वो कब्ज़ा तो बग़ैर गोली चलाए करते हैं, लेकिन फिर जिन गोलियों के हवाले करके जाते हैं वो थमने का नाम ही नहीं लेती हैं। क्या आपके ख्याल में अगर ये डिसमिसल का ऑर्डर ना होता या ज़ियाउद्दीन भट्ट के अलावा कोई और जनरल होता तो मामलात कंट्रोल में आ सकते थे, या हाथ यानी कोई सूरत नहीं थी बचाव? देखिए, अगर आप जनरल शाहिद अजीज़ की किताब पढ़ें,
जो कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीब थे। तो जनरल शाहिद अजीज़ ने साफ लिखा हुआ है कि हमने तो 2-3 प्लान तैयार किए हुए थे कू करने के लिए। नवाज शरीफ साहब को फ़ौज के अज़ाइम का पता था, इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और फ़ौज के उस वक्त जो जर्नैल थे उन्होंने ज़्यादा समझदारी की। उन्होंने पहले अटैक नहीं किया हुकूमत पे, उन्होंने इंतज़ार किया कि हुकूमत हम पे अटैक करे तो हम उसको अटैक का जवाब दें। तो इसलिए ये होना ही था। और दूसरी वजह यह है कि देखें, इसमें कुछ गलतियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी हुई। उन्होंने पहले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के साथ मुहाजरा की, उनकी छुट्टी करवाई। फिर उस वक्त आर्मी चीफ थे जहांगीर करामत, उनके साथ मुहाजरा की, उनकी छुट्टी कराई। और उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके मीडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, इसलिए जब उनके खिलाफ कू हुआ तो उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और पब्लिक भी उनके हक में बाहर नहीं निकली। मैंने हुसैन नवाज से कहा, मैंने कहा देखिए हुसैन साहब, मेरा और आपका जहाँ तक ताल्लुक है, हमसे तो एक ही सवाल होगा कि आप क्या कर रहे थे। बाकी बतौर फर्जंद तो आपसे पूछा जाए वो तो अलग है, मेरा तो उससे कोई बात नहीं, मैं तो स्पीच राइटिंग के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा मेरा तजुर्बा एक ये है कि इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जब आप से कुछ पूछा जाए तो 100% ट्रूथ बताइए, क्योंकि ये जो फौजी लोग होते हैं इन्होंने दुश्मन के ट्रेंड एजेंटों को भी बकवा लेते हैं जो चाहें। मैं कहा हम सिविलियन लोग हैं ना, आप इस चीज़ के ट्रेंड है ना मैं हूँ, क्योंकि 2 झटके हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। हम झूठ बोल बैठे तो और फंस जाएंगे, तो बेहतर है कि हम सच बोलते रहें। तो ये कहने लगे बिल्कुल ठीक है, मैं भी सच बोलूँगा, आप भी बोलें। मैंने कहा इसमें कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि हम में से अगर एक भी गलत बयानी कर गया तो हम दोनों पर बहुत सख्ती होगी, फिर हमें दोनों को झूठा समझा जाएगा, फिर दोनों से ज़्यादा सख्ती से इंटरोगेशन होगी। वो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इनसे पूछता था हर शाम को आके कि आपसे जो बात ले जाते थे बड़ी तहजीब के साथ, कोई बदतमीज़ी नहीं होती थी, तो इनसे पूछते थे, उसके बाद जो पूछते थे उसके मुताबिक वो तस्दीक करते थे। यही मेरे साथ हुआ। लेकिन तीसरे दिन हुसैन साहब आए मेरे पास कि उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे उसमें क्या क्या था? उसमें क्या था? पैसे थे बड़े। मैंने कहा और वो तकरीर का मुसवदा था मेरे हाथ का लिखा हुआ। तो मैंने कहा फिर कुछ चीज़ गई? कहने लगे मुसवदा ले गए। तो मैंने कहा फिर आप परेशान क्यों हैं? आपने सच बताया नहीं था? कि मैंने सच तो बताया था, अगर परेशान कहते मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कहीं गलत बयानी कर बैठेगा। परवेज़ मुशर्रफ का तकर्रुर मियाँ साहब ने ज़ाहिर किया था, अब मियाँ साहब फिर अहम तरीन तकर्रियाँ करने जा रहे हैं। माजी के तजुर्बात उनके मददगार होंगे। देखिए, मियाँ साहब की किसी तकर्री को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये मुशर्रफ की गलती को ये कहना कि नवाज शरीफ ने गलती की है, ये गलत है। मैं तो इससे एग्री नहीं करता। जो कुछ मुशर्रफ ने किया उससे उन लोगों को जो उस गलती की हमायत करते थे उस ज़माने में, उन्हें सबक सीखना चाहिए। जिन्होंने मुशर्रफ के कदम का इकदाम का खैर मकदम किया, उन्हें सबक सीखना चाहिए कि उन्हें इस तरह की आमरीत की हमायत नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने सबक सीखा है। अब इस तरह की आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देती हैं पाकिस्तान में। 14 साल गुजर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की ही चॉइस थे परवेज़ मुशर्रफ, जहांगीर करामत उनकी चॉइस नहीं थे, वो फारूक लगारी की चॉइस। अब फिर वो चॉइस नवाज शरीफ के हाथ में आने वाली है, अहम तरीन तकर्रियाँ। तो आप बताइए कि यानी नवाज शरीफ वाकई इन 14 सालों में कुछ यानी उनमें कोई बेहतरी के हालात हैं या दोबारा वो आइसोलेशन की जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं? जिन 2 अहम सियासी शख्सियात ने 1998 में परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनवाया था, वही 2 अहम सियासी शख्सियात
आज भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आती हैं। आज भी वही लोग जोड़ तोड़ में हमें ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब ने तो काफ़ी सबक सीखा है अपनी माजी की गलतियों से, लेकिन उनके वो जो दो बहुत करीबी रुफ़का हैं उन्होंने शायद अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। इसीलिए वो नवाज़ शरीफ साहब को धकेलते हैं, जी आप फ़लाँ जर्नैल से मुलाकात कर लें, फ़लाँ जर्नैल से मुलाकात कर लें। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ सबक ज़रूर सीखा है, लेकिन उनके कुछ रुफ़का ने अभी तक सबक नहीं सीखा। उन्होंने उनको 1999 में भी मरवाया था। अल्लाह करे कि आइंदा ऐसा ना हो। चौदह साल कबल 12 अक्टूबर को क्या हुआ था उसकी तलाश हमने की। वक्त कभी एक सा नहीं रहता और यह बात आज भी सच है। 2/3 अक्सरियत रखने वाली नवाज हुकूमत को जब बरतरफ किया गया तो इसी लाहौर शहर में मिठाइयों की दुकानें खाली हो गई और उसकी वजह अपने ही लोगों से लाताल्लुकी थी। जो हुक्मरान भी अपने लोगों से लाताल्लुक होकर चंद अफराद के गिरोह में फंस जाता है उसके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है।